हाय एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग अमेजिंग। तुम्हारा पेपर सितंबर में है और इंस्टीट्यूट ने तुम्हारी आरटीपी कर दी है लॉन्च, तो तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम परफेक्ट मैनर में हम आरटीपी करने वाले हैं इकट्ठा सॉल्व, और हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और तुम रिविजन भी ना कर पाओ तो ये रहने वाले हैं क्वेश्चंस तुम्हारे 100% ट्रिप में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक बात और कह दूँ, अगर किसी को भी सारा समझाने के बाद कहीं कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल फॉर यू, तो वहाँ पे तुम डाल सकते हो कि मैम मेरा ये डाउट है, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा वो डाउट सॉल्व हो जाए। दूसरी बात, अगर पूरा सेशन अटेंड करने के बाद ऐसा लगता है दैट इट वाज फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। उनकी दुआओं से भी तुम्हारा भला होगा, एंड आई विल ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड एंड हैप्पी कि मेरे जो एफर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑफ आरटीपी। और तो आता है हमारे पास पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट्स की आरटीपी। क्या इसमें क्वेश्चंस बहुत टफ है, ये दिमाग में आ रहा होगा, या बहुत सिंपल है? बड़ी ही अलग टाइप की आरटीपी इंस्टीट्यूट ने अभी इशू करी है। अलग एज इन मैं ये कहूँगी कि क्वेश्चंस जो है वो बहुत कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट जैसे कि हर बार रहता है कॉन्सेप्ट को वो बेस बनाया है और क्वेश्चंस पूछे हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे हैं, और आई वुड से ओवरऑल इट इज़ अ गुड आरटीपी कि इससे यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ इंसाइट अबाउट कि इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली किस पैटर्न पे वर्क कर रहा है और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बेटू। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन्होंने उतने बड़े बड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं दिए हैं जितने वो एक दो अटैम्प्ट पहले तक दे रहे थे। एग्ज़ाम में भी बहुत बड़े दे रहे थे और आरटीपीज एंड ऑल में भी, बट कहीं ना कहीं अभी उन्होंने कंसिडरेबली साइज़ छोटा किया है इन द रीसेंट पेपर भी एंड इवन इन द आरटीपी। तो ये एक थोड़ी राहत की वजह बन सकती है अगर एग्ज़ाम में वो इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं तो बच्चों के लिए। तो पढ़ते हैं हम ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूरत लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड ग्रांट फॉर 40 करोड़ फॉर परचेज ऑफ अ क्वालिफाइड मशीन कॉस्टिंग 90 करोड़। तो ग्रांट मिल गई 40 की, और वर्ड लिखा है यहाँ क्वालिफाइड, मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी जो भी कंडीशंस होंगी फॉर दिस ग्रांट वो पूरी क्वालिफाई हो गई हैं। तो कितना की मशीन पड़ रही है? दैट इज़ फॉर 90 करोड़। द रेसिडुअल वैल्यू इज़ 2 करोड़, फाइन, एंड एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज़ 20 ईयर्स, फाइन अगेन। आंसर करिए ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन AS 19 और अज्यूम करिएगा डेप्रीसिएशन मेथड क्या लग रहा है, इट इज़ SLM। एक बात तुमसे कहती हूँ, जब भी MCQ क्वेश्चंस आए या कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन की रीडिंग अगर सही स्टाइल में होती है तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, सिली मिस्टेक्स एलिमिनेट होती हैं और इवन सॉल्विंग की स्पीड भी बढ़ती है। तो रीडिंग होना चाहिए एकदम फोकस्ड। सारे मास्टर मैम के बच्चे इस शब्द से बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड होते हैं, बार बार हम फोकस की बात करते हैं। तो आप जितनी फोकस्ड, जितनी क्वालिटी रीडिंग करेंगे उतनी आपकी सिली मिस्टेक्स एलिमिनेट होंगी और उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आ जाओ ज़रा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ग्रांट बीइंग रिसीव्ड बाय सूरत लिमिटेड। तो बड़ी क्लियर बात है, क्या ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने उठा के कोई तुम्हें एसेट दे दिया हो। एसेट दे दिया होता तो नॉन मॉनेटरी होती। ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक एसेट, हाँ तो स्पेसिफिक है, क्वालिफाइड वर्ड आ रहा था। रिलेटेड टू रेवेन्यू नहीं, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नहीं। सो सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट पे जाते हैं। इफ सूरत लिमिटेड has the policy to recognize grant as a deduction। अब तुम जानते हो कि भाई दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। तो कह रहा है एज अ डिडक्शन, मतलब नेट मेथड अगर अप्लाई करते, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज एज एन एक्सपेंस इन P&L अकाउंट एवरी ईयर। तो बेटे अपने पास यहाँ पे कितने की ग्रांट है? इट इज़ ऑफ 90 करोड़, ये मैंने लिखा ही हुआ है। इट इज़ ऑफ हाउ मच? 90। और उसमें से अगर गवर्नमेंट से 40 का आपको ग्रांट मिल जा रहा है तो आपकी कॉस्ट पड़ रही है 50। उसके बाद नॉर्मली जो भी कॉस्ट होती है उसमें से क्या करते हैं यहाँ पर हमेशा से रेसिडुअल वैल्यू माइनस। तो रेसिडुअल वैल्यू 2 माइनस हो गई तो कितनी पड़ रही? 48 और यूजफुल लाइफ है 20 साल। डिवाइड किया तुमने, कितना आ गया तुम्हारा? 2.4 का डेप्रीसिएशन P&L में दिखाया जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर। आगे जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इफ़ सूरत लिमिटेड हैज़ द पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम।
एज अ डेफर्ड इनकम, एज इन ये लोग क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग ग्रॉस मेथड। तो कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अदर इनकम इन पी एन एल अकाउंट एवरी ईयर। हर साल आप कितना दिखाने वाले हैं। इनका SLM मेथड यूज़ हो रहा है, हर साल डेप का अमाउंट सेम जाएगा। ग्रांट को ये लोग क्या कर रहे हैं, ग्रॉस मेथड से ये लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो हर साल उसको इनकम दिखाया जाएगा। तो यहाँ ग्रांट तुम्हारे पास कितने की है 40, साल कितने हैं 20 साल, डिवाइड कर दोगे कितना निकल के आ जाएगा 2 करोड़। सो थर्ड इज़ द आंसर, 2 करोड़ की ग्रांट को हम हर साल एज एन इनकम दिखाएंगे अगर डेफर्ड मेथड यूज़ करते हैं। तो आगे डी आ रहा है चौथा क्वेश्चन, इफ सूरत लिमिटेड हैज़ द पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, what will be the amount of depreciation to be charged as expense every year। तो डेफर्ड इनकम मतलब भाई ग्रॉस मेथड ही चल रहा है। तो बेटे 90 में से सिंपल आपका जो रेसिडुअल वैल्यू है वो माइनस होगा, कितना बचेगा तुम्हारे पास 88, लाइफ कितनी है 20 साल, सो कितना निकल के आ जाएगा 4.4 हो गया तुम्हारा आंसर। दिस इज द डेप्रीसिएशन दैट नीड्स टू बी शोन अंडर विच मेथड, अंडर ग्रॉस मेथड। आई थिंक यहाँ तक एकदम क्लियर है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। द आंसर इज येस। जब इंस्टीट्यूट खुद ही RTP में दे रहा है, सो दे आर रिजॉर्टिंग टू समथिंग एंड दैट इज दे आर मेकिंग श्योर कि यार वो जो उतने बड़े बड़े हैवी आप कहें MCQs आ रहे थे, इतने बड़े केस स्टडी 1 से 1.5 पन्ने के, तो वो ना देते हुए ऐसे टाइप के भी तो क्वेश्चन हो ही सकते हैं। सो देर आर चांसेस, रिसेंट पेपर में ऐसा आया हुआ है। तो लेट्स होप यू गेट समथिंग लाइक दिस। आगे आओ नंबर 2 पे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इट सेइंग, इन द बुक्स ऑफ G Limited क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 31st of March अमाउंट्स टू 10,40,000 ऑन द बेसिस ऑफ FIFO मेथड। कंपनी ने डिसाइड किया FIFO से वेटेड एवरेज मूव करना फॉर असर्टनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st of March। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी 8,80,000 की। फोकस रीडिंग, ताकि वापस से वही चीज़ ना पढ़ना पड़े। 10,40 थी इसी डेट पे FIFO से, और इसी डेट पे वेटेड एवरेज से 8,80 आ रही है। तो मेथड तो ये चेंज कर ही रहा है, तो इस हिसाब से तो 8,80 आ रही है। आगे कह रहे हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री इज दिस, मतलब NRV इज 12 लाख। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन द बुक्स and what disclosure should be given in the financial statement? All of you know यहाँ कौन सा AS लग रहा है, it's AS2। इतना तो सभी ने पढ़ा होता है कम से कम। क्या लेना होता है हमें, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो भाई कॉस्ट तो 880 आ रही है एज पर द लेटेस्ट मेथड दैट दे आर ऑप्टिंग फॉर, और NRV 12 लाख है, सो लोअर ले लेंगे 880। कह रहे हैं कि एक तो वैल्यू तो बताओ, डिस्क्लोजर भी बताओ। तो देखो मुझे यहाँ 880 दिख रहा है, 880 दिख रहा है, तो इन दो को तो नीड नॉट रीड इवन। अब पढ़ो the fact that method has changed, एक ही ऑप्शन है। full disclosure with the amount, the valuation method has changed in the financial statement, दोनों में से क्या बेटर है। तो the answer is यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये पूछना चाह रहा है कि यार बस इतना बता दें चेंज हुआ, या ये भी बताएं कि जो चेंज हुआ है उसका क्वांटिफाई करना, क्या बताना, फुल डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है। तो द आंसर इज फुल डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है। जहाँ भी पॉसिबल हो पाता है आपको फुल डिस्क्लोजर देना होता है। ये बात आप कहीं ना कहीं AS1 में पढ़ के आते हैं, AS1 में पढ़ के आते हैं कि यार अगर कोई चेंज हो रहा होता है तो क्या वो डिस्क्लोज करना है। तो सवाल आता है कि करंट ईयर में इम्पैक्ट पड़ रहा है या आगे के साल में पड़ेगा। करंट ईयर में इम्पैक्ट पड़ रहा है तो भी देखना पड़ता है कि क्या आप उसका अमाउंट निकाल पा रहे हो। अगर निकाल पा रहे हो तो फिर आप उसका फुल डिस्क्लोजर करिए, नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर फैक्ट बता दीजिए। तो इफ़ पॉसिबल है, यहाँ पे है ही ना पॉसिबल कि यार इतने आता और इससे इतना आ रहा है तो इतने का अंतर पड़ रहा है, तो यू नीड टू क्वान्टिफाई इट। सो फुल डिस्क्लोजर विल कम। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। आगे जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर, स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, फोकस कौन से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, करंट इन्वेस्टमेंट। अक्वायर्ड फॉर, कितने का खरीदा, दैट मीन्स द कॉस्ट इज 1000 बट द फेयर वैल्यू इज 800। द इन्वेस्टमेंट वॉज रिकॉर्डेड एट 800। ओके परफेक्ट, ख़रीदा 1000 का, अभी उसकी फेयर वैल्यू आगे बढ़ के कहीं 800 हो गई होगी, तो इन्वेस्टमेंट कितने पे दिख रहा है, 800 पे दिख रहा है। क्लियर है ये बात। तो नाउ द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1200। एट व्हाट वैल्यू शुड इट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड हाउ मच गेन विल बी क्रेडिटेड टू P&L। तो इनका ये कहना है किस पे दिखाएं। यार आप लोग ने जब ये AS पढ़ा होगा, AS 13 की यहाँ बात आ रही है, इसमें 2 आते हैं इन्वेस्टमेंट्स, एक करंट आता है तुम्हारा और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है। जब हम करंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वी स्टडी ओवर देयर कि हमें क्या लेना होता है। यू नीड टू टेक दिस कॉस्ट
और यू नीड टू टेक द फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, यू माइट रिमेंबर. तो कॉस्ट वाइज अगर कहो तो हाउ मच इज द कॉस्ट, जस्ट लेट मी चेक इट आउट. कॉस्ट इज 1000. How much is the cost? It is 1000. And now what is the fair value? The fair value now is 1200. So whichever is lower is how much? 1000. So therefore you are going to show it at 1000. The question is pretty good question. Children can get confused on the note कि अभी हम उसको 800 पे दिखा रहे हैं और अब वो 1200 का है, तो lower of the two 800 पे दिखा दें, and they have given that as the first alternative. So this is actually a pretty good question. यहाँ पे आपको concept apply करना है कि भाई जितने का लिया था और आज वो जितने का है, whichever is lower is to be taken. So you need to take it at 1000 and gain of 200 will be credited to P&L account. अब ये gain कौन सा आ रहा है मैम? Which gain? तो भाई हम लोग 800 में दिखा रहे हैं अभी अपने इन्वेस्टमेंट को करंट, और अब हम इन्वेस्टमेंट को 1000 पे ले जाएंगे, 1000 पे ले जा रहे हैं, कॉस्ट पे ले जा रहे हैं, तो 200 का गेन तो दिखाएंगे बुक्स में. सो दिस इज द गेन. इट्स नॉट वो 1200 पे पहुंचने का गेन, इट इज़ 800 से 1000 पे पहुंचने का गेन. आई होप यू गॉट इट. आई वुड से दैट दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन. पिछले दोनों भी ठीक तो थे, बट ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है. आइए ज़रा आप आगे. हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है विच इज़ अ कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन. इसको मैं लास्ट में प्रेफर करूँगी टेकअप करना, ताकि आप उसको एंड में सुने. और कभी कभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ना 4 मार्क्स का स्ट्रेट अवे आ सकता है, तो इंश्योर करना कि वो लास्ट में तुम सुन ही लो, क्योंकि सुन लोगे तो भले ही याद भी नहीं करोगे बट एग्जाम में आंसर लिख पाओगे. सो हम डिस्कस वैसे करेंगे याद करने स्टाइल में. अब हम आ रहे हैं AS बेस्ड क्वेश्चंस पे. नंबर 5 क्वेश्चन है. लायन लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. क्या काम है इनका? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम है. प्रिपेयर करता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2025. द कंपनी फॉलोज हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइन फॉर फिक्स्ड एसेट्स. फिर कह रहा है फीफो फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन. फिर कह रहा है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. समझने की क्या बात है यहाँ पे? 3 अलग अलग टाइप के चीज़ों की इन्होंने पॉलिसीज़ को यहाँ बताया हुआ है. ड्यूरिंग द ईयर द मैनेजमेंट चेंजेस. क्या चेंज कर दिया इन्होंने? इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो से वेटेड एवरेज पे मूव कर रहे हैं. ग्रेट. डेप्रिसिएशन ये SLM से WDV पे मूव कर रहे हैं. फाइन. द कंपनी डिस्क्लोजेज द चेंज इन इन्वेंट्री नोट्स. तो ये जो चेंज है, ऑफकोर्स चेंज है तो डिस्क्लोजर तो करना ही होगा AS1 के तहत, तो वो कह रहे हैं ये डिस्क्लोज कर दिया, बट डज नॉट डिस्क्लोज द चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड स्टेटिंग इट इज़ नॉट मटीरियल. इनका कहना है कि ये कोई इतनी मटीरियल चीज़ नहीं है. SLM से WDV पे जाना तो हम नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं. आगे भी कुछ चल रहा है. एडिशनली द कंपनी हैज़ नॉट डिस्क्लोज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो गवर्नमेंट ग्रांट्स इनको कुछ मिली होंगी, लिखा है ना, दो इट हैज़ रिसीव सिग्निफिकेंट सब्सिडी दिस ईयर, सो दे हैव गॉट लॉट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, बट उन्होंने पॉलिसी क्या रखी उसको भी डिस्क्लोज नहीं करा. बहुत कुछ उड़ा रहे हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू करना क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वायलेशंस इफ एनी एज पर AS1 इन द अबव केस. तो डिस्क्लोजर के अंदर कोई वायलेशंस अगर आपको लगते हैं निकल के आए तो आपको वो बताने हैं. तो यार हमको यहाँ पॉइंट्स तो बहुत सारे दिख ही गए. आई जस्ट ओपन दिस फाइल फॉर यू, गिव मी अ मिनट. आई जस्ट ओपन दिस फाइल फॉर यू. तो हम बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. जी हाँ साहब. सो हमारे पास सबसे पहले हम अगर AS1 की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो जितनी भी सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ होती हैं आपकी, वो सारी की सारी आपको एक जगह पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता के चलनी होती है यूज़र्स के लिए. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन्होंने क्या नहीं बताई, AS12 की जो पॉलिसी है आपकी गवर्नमेंट ग्रांट्स के रिस्पेक्ट में, वो आपने नहीं बताई. तो ये तो आपने वायलेशन किया ही किया. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, AS1 ये भी कहता है कि अगर आपकी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है, अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज है और उसका कोई मटेरियल इफेक्ट निकल के आता है, तो आपको उसका नेचर और क्यों चेंज कर रहे हो, रीज़न, वो भी आपको बता के चलना होता है. तीसरी बात कह रहे हैं, अगर आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि यार इसका क्या क्वांटिटेटिव इफेक्ट निकलेगा चेंज का, तो आपको एटलीस्ट फैक्ट को तो स्टेट करना है. ये सब कुछ AS1 ने कहा. अब यहाँ पे इन्होंने एक एक पॉइंट उठाया है. उन्होंने कहा चेंज जो हुआ है हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, आपने उसको नोट्स में दिखाई दिया, तो आपने ये काम ठीक किया, दिस इज़ राइट, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. तो ये तो ठीक है. दूसरे की बात मैं कह दूँ, चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन. अब ये लोग कह रहा है कि ये मटीरियल नहीं है.
बच्चों हो सकता है अमाउंट वाइज इतना बड़ा या छोटा ना हो, बट ये चेंज अपने आप में एक पॉलिसी का चेंज है, तो इसकी जानकारी तो होना ही चाहिए यूज़र्स को। तो अमाउंट आप क्वांटिफाई कर सको तो गुड, बिल्कुल होना है, बट अगर पॉसिबल नहीं हो, वैसे तो पॉसिबल कैसे ही नहीं होगा, पॉसिबल नहीं हो तो फैक्ट तो बताना ही है, और नहीं तो अमाउंट आप बताइए कि इससे इतने का इम्पैक्ट निकल के आए, तो दिस शुड बी डन। पढ़िएगा, कह रहे हैं डेप्रिसिएशन एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल फिगर है, और अगर कंपनी का जो डिसीजन ये ले रही है नॉट टू डिस्क्लोज क्योंकि इमटीरियल है, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सॉरी आपका गवर्नमेंट ग्रांट के रिस्पेक्ट में नहीं बताया, तो वापस से ये सही नहीं है, ये वायलेशन हो रहा है, इट इज़ अ वायलेशन। अब आप पढ़ो आगे, कह रहा है क्रिटिकली इवैल्यूएट, बारीकी से देखिए, वेदर materiality can be used as a justification for non-disclosure of a change in accounting policy। सुनिएगा, कुछ पॉलिसी थी, अभी कुछ और हो गई, और व्यक्ति बोले या कंपनी बोले कि भाई वो मटेरियल नहीं थी, इट वॉज नॉट मटीरियल, तो इसलिए नहीं बताया, तो क्या ये ठीक है? तो आप लोग AS1 में पढ़ते हो कि मटीरियलिटी का मतलब नेसेसरीली ये नहीं होता कि वो मनी वाइज एक बड़ी चीज़ हो। अगर वो चीज़ ऐसी है जिसका अनेकों जगहों पे इम्पैक्ट निकल कर आता है तो भी वो मटेरियल है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अमाउंट वाइज बड़ा हो, ये भी देखना पड़ता है कि उसका कितनी जगहों पे असर पड़ रहा है। सो डज इट हैव अ बिग क्वालिटेटिव इम्पैक्ट, ये ध्यान में रखिएगा मटीरियलिटी को लेके। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मटीरियलिटी is in terms of the potential of an item to influence the economic decision making of a user, all of you know that। change जो हुआ है depreciation का, वो सिर्फ does not only affect P&L account, बट उससे एसेट की वैल्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर टैक्स लाइबिलिटीज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो यार मल्टीपल जगहों पे इम्पैक्ट आ रहा है। दस इवन इफ क्वांटिटेटिव इफेक्ट छोटा हो बट क्वालिटेटिव इफेक्ट तो सिग्निफिकेंट है, तो दिखाना बनता है। आगे देयरफॉर कंपनी जो कह रही है कि मटीरियलिटी इज़ द पॉइंट, इसलिए नहीं डिस्क्लोज किया, सो इट्स नॉट टेनेबल, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। तीसरी बात, जस्टिफाई वुड द चेंज फ्रॉम FIFO to weighted average be treated as a change in accounting estimate or is it accounting policy? तो ये जो मेथड चेंज होते हैं ये तो शायद आपको बहुत ही क्लियर होगी बात। दिस इज सिंपली व्हाट इट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और आपको उसके बारे में बता देना चाहिए, और इन्होंने बताया भी है। सो खैर आई थिंक द क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर, दे हैव पुट 2-3 अलग अलग डिस्क्लोजर्स को इकट्ठा इसमें। क्वेश्चन जो AS2 पर बेस्ड है हम वो पढ़ने जा रहे हैं, एंड आई वुड से इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा ऑनेस्टली कहूँ ना, सो इट्स अ क्वेश्चन विच इज़ मोर ऑफ अ कॉस्टिंग क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ AS2 का क्वेश्चन। तो AS2 में हमारे मॉड्यूल में, एडवांस अकाउंट्स के मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, तो ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस मेनली कॉस्टिंग में करते हैं। एज आई एम अ कॉस्टिंग टीचर तो आई नो कि वहाँ पे सब कुछ है, बट अगर कोई बच्चा सिर्फ ग्रुप 1 पढ़ रहा है और अगर उसके टीचर ने इस लेवल के क्वेश्चन नहीं कराए तो उसको प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। तो चिंता नहीं, हम साथ करेंगे, तुमसे बन जाएगा, बस थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है। इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर जिंक लिमिटेड फॉर द ईयर 2024-25। अभी यहाँ कह रहा है रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है जिसमें हमारे पास 700 यूनिट्स हैं, कॉस्ट प्राइस है 35 पर यूनिट और रिप्लेसमेंट है 20। तुम्हारी बत्ती यहीं जल जाना चाहिए कि जो मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री होता है ये उसके ऊपर क्वेश्चन है, जिसमें आप फिनिश गुड्स और WIP और स्टॉक एंड ट्रेड को अलग स्टाइल में वैल्यू करते हो, मेजर करते हो, और मटेरियल को अलग स्टाइल में करते हो। और मटेरियल को किस स्टाइल में करते हैं, आई होप आपको ये बात याद है। सो मटेरियल को वैल्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश गुड। अगर तुम्हारा फिनिश गुड कॉस्ट है उसके ऊपर बिकता है तो आप इसको रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे ही रखते हो। अगर तुम्हारा फिनिश गुड लोअर पे बिकता है, लोअर देन कॉस्ट या फिर लोअर देन कॉस्ट, उस केस में आप अपने रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट वैल्यू पे दिखाते हो। तो इन्होंने ये देके फटाक से इस कॉन्सेप्ट को हिट किया है, ठीक है, और तुम्हें क्लिक करना चाहिए था। आओ आगे, कह रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट, तो फिनिश प्रोडक्ट 1, फिनिश प्रोडक्ट 2। प्रोडक्शन यूनिट्स, कितने प्रोडक्शन यूनिट्स है भाई, 3000, और ये कितने यूनिट्स है तुम्हारे, 1600 प्रोड्यूस हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक 500 का और 300 का बचा हुआ है। मटेरियल जो इनको बनाने में लगा है वो इतना है, लेबर जो लगा है वो इतना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने हैं, फिक्स्ड ओवरहेड तक भी चले गए, 95,000 है, विच इंक्लूड्स व्हाट, गोडाउन रेंट ऑफ 15,000। सो फिक्स्ड यहाँ पे जो ओवरहेड्स लिए जाते हैं
कौन से लिए जाते हैं, आई होप यू नो, आपने उसको उतने फोकस से पढ़ा हो। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिए जाते हैं, प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिए जाते जनरली। तो यहाँ 95 में ये गोडाउन रेंट 15,000 का हटाना रहेगा कॉस्ट के कैलकुलेशन के टाइम। तो गोडाउन इज़ यूज फॉर स्टोरिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। बिसाइड्स 2 मेन प्रोडक्ट्स, सो दीज आर द 2 मेन प्रोडक्ट्स, 1000 यूनिट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑल्सो एमर्ज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो आप बना दो रहे थे, तीसरा भी बन गया, विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट विच वॉज सोल्ड फॉर 12 पर यूनिट आफ्टर इनकरिंग एन एक्सपेंस ऑफ 2500। तो 2500 का कुछ खर्चा हुआ है, 12 के रेट पे बिक रहा है। यहाँ जब आप ये पढ़ रहे हैं इस लाइन से कुछ आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो ये 2 प्रोडक्ट हैं दे आर एक्चुअली जॉइंट प्रोडक्ट्स। एक सिंगल प्रोसेस रही होगी, उस सिंगल प्रोसेस में ये बना और साथ में बाय प्रोडक्ट बन गया। दैट्स द पॉइंट। आगे कह रहा है 4800 रियलाइज हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। तो जो भी कचरा वचरा निकलता करता है स्क्रैप एग्जैक्टली, उससे इतना और रिकवरी होगी। द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ दिस फर्स्ट वन इज़ 160, दूसरे की इज़ 100। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी एज पर AS2। तो आपको सारी क्लोजिंग स्टॉक्स की वैल्यू निकालनी है। इसका जो बचा माल है, इसका जो बचा माल है और जो ये भी क्लोजिंग स्टॉक है, इन सभी की वैल्यू निकाल के देनी है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो मुझे लगता है 5 मार्क्स से कम का तो नहीं देंगे। दे कैन गिव यू थोड़ा सा और ज़्यादा मार्क्स का, बट 5 से कम तो बिल्कुल ही नहीं बनता इसको देना। तो हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे आपका फोकस चाहिए, बिल्कुल आपका मुझे अटेंशन चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बात कुछ यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं, इनके ऑर्डर में मैं नहीं जा रही। एज अ स्टूडेंट आपको जो बात को टेकअप पहले करना चाहिए मैं उस पर जा रही हूँ। तो आपके पास 3,20,000 का ये दिखना चाहिए मटेरियल। आई होप एवरीबडी इज़ एबल टू। फिर लेबर का ख़र्चा आया तो हमने अगला ख़र्चा लिखा। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस का ख़र्चा आया तो हमने अगला ख़र्चा लिखा। फिर हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स का आया तो उसमें से हमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेने होते हैं, तो हमने वो खर्चा यहाँ ले लिया। तो ये टोटल हो गया तुम्हारा 6,38,000 का खर्चा। अब 638 का खर्चा आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो आपकी जॉइंट कॉस्ट लगी है उसमें से बाय प्रोडक्ट से जितनी रिकवरी हुई है वो माइनस हो जाती है, और कोई स्क्रैप से रिकवरी हुई है वो भी माइनस हो जाती है। तो ये जो 1000 यूनिट्स हैं ये 12 के रेट पे बिके, तो ये ऊपर लिख रहे हैं हम 1000 यूनिट्स 12 के रेट पे बिके, कितना आ गया 12,000, और इनको बनाने में 2,500 लगा, तो 2.5 बनाने में लगा था। तो इनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है वो है 9,500। तो आपकी जो ये कॉस्ट लगी है 6,38,000 की, क्योंकि आप बाय प्रोडक्ट बेच के इतने रुपए रिकवर कर पाए हो, जेब से गए 6,38,000, बट उनमें से ही तो बाय प्रोडक्ट भी बना ना, तो उसको बेच के जो आप रिकवर कर पाए हो वो है 9,500, और जो स्क्रैप जनरेट हुआ उससे आप रिकवर कर पाए हो 4,800, तो आपकी रिकवरी है 14,300 की। तो ये जो आ रहा है आपके पास 6,23,700, ये वो आपका कॉस्ट है जो आपको अपने मेन प्रोडक्ट से रिकवर करनी है। दैट मीन्स योर FP1 एंड FP2। तो दिस इज़ द कॉस्ट विच नीड्स टू बी डिवाइडेड between the two joint products. I hope you got this. अब जब आप यहाँ आ रहे हैं, so what will we do about it? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने कहा जो हमारे यूनिट्स बने हैं वो है 3,000, और ये जो बने हैं ये है 1,600। सो 3,000 यूनिट्स हैं, 1,600 ये हैं। इनका सेलिंग प्राइस नीचे दिया हुआ है 160 और 100, दो 160 और 100, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम निकाल रहे हैं इस पूरे आउटपुट की सेल्स वैल्यू कितनी है। बच्चों के मन में आ सकता है मैम आप इसकी सेल्स वैल्यू क्यों ले रहे हो? AS2 ने यही कहा है कि जो जॉइंट कॉस्ट लगती है आपको अपने जॉइंट प्रोडक्ट्स के बीच में बांटना है। किस हिसाब से बांटना है? कोई भी आप बेसिस यूज़ कर सकते हो, बट इट शुड बी अ रैशनल बेसिस। रैशनल बेसिस होना चाहिए, जो बेस्ट हो सके वो ले लें आप। और उसमें लिखा है कि मे बी सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, मतलब जब वो 2 प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं वो कितने के बिक सकते हैं, उनसे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना सेल्स अमाउंट जनरेट होगा, आप उसके रेशो में काम कर सकते हैं। तो सेल्स वैल्यू आपके पास आ रहा है 3,000 यूनिट्स पे 160 के हिसाब से 4,80,000, और 1,600 यूनिट्स पे 100 के हिसाब से 1,60,000। सो दैट मीन्स इनका रेशो निकाल लो, ना भी निकाल पाओ तो 48:16 ले लो। इस रेशो में आप अपनी इस कॉस्ट को बांटेंगे 6,23,700। तो आप अभी के अभी बांट के देख लीजिए, यू कैन डू इट राइट नाउ।
6,23,700। अब मैं इसके लिए कर रही हूँ इंटू 3/4, और इधर कैलकुलेशन करोगे तो 6,23,700 इंटू क्या करोगे 1/4। अमाउंट्स तुम चेक कर लो, यू विल गेट दिस मच अप्रॉक्स, ऑलमोस्ट दीज वैल्यूज यू आर गोइंग टू गेट। 4,67,775, 1,55,925। सो दीज आर द वैल्यूज दैट यू गेट। ठीक है, अब ये तो आपके पास आ गई ना टोटल। अब आपके पास क्वांटिटी ऊपर थी, क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दो ताकि आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाए। ऐसे ही इसको इससे डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ मिल जाएगी कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब कॉस्ट पर यूनिट आपके पास ये आ चुकी, ये लिखी है हमने और ये लिखी है हमने। क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी क्वांटिटी यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब जब आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे पर यूनिट रेट से तो ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक, और क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे पर यूनिट रेट से तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई आपकी। तो दोनों मतलब अब आपके जो फिनिश गुड्स हैं FP1 और FP2 उनकी तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ चुकी। अब कौन रह गया? अब रह गया रॉ मटेरियल। और मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया था कि रॉ मटेरियल किस पर डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड करता है फिनिश गुड के ऊपर। तो आप यहाँ देखो फिनिश गुड का जो कॉस्ट है वो है 155.93 और वो बिक सकता है 160, मतलब अबव कॉस्ट। ऐसे ही दूसरे का कॉस्ट है 97.45 और वो बिक सकता है 100, मतलब वापस अबव कॉस्ट। तो दोनों ही क्योंकि अबव कॉस्ट बिक सकते हैं तो रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट इटसेल्फ। अगर ये लोअर होता तो फिर इट वुड हैव बीन वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे अपने पास चेक करेंगे 700 जो ये यूनिट्स हैं 700, कॉस्ट इनकी 35 है, तो आप 700 आई होप यू कैन सी इट, 700 इंटू 35 दैट मीन्स 24,500 पे दिखाएंगे आप अपना रॉ मटेरियल। तो इन्होंने फाइनली ये काम कर दिया, एक समरी टाइप्स बना दी, टोटल वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री की, फिनिश गुड FP1 इतना, FP2 इतना, रॉ मटेरियल इतना, और शायद सबको मिला के 1,31,700। सो ये क्वेश्चन को मैं पुनः बोलूँगी कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है तो ज़्यादा ही मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। एंड ओवरऑल इट वाज लिटिल ट्रिकी, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, टफ़ नया है कह सकते हैं, टफ़ तो नहीं कह सकते बट नया ही तो टफ़ लगने लगता है मैम। तो इसको आपको लगता है तो आप लिख के एक बार वापस कर सकते हैं, बाकी समझने में तो मुझे नहीं लगता कोई इशू रहा होगा। हम जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। जो कि बेस्ड है तुम्हारे AS3 विच इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन कैसा होगा? तो यार मैं एग्ज़ाम में तो बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि AS3 अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, इसके ऊपर जनरली यू विल फाइंड के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं और आ भी जाते हैं 14 मार्क्स के आसपास, 12 मार्क्स के आसपास ऑन एन एवरेज। इसका कवरेज ज़मानों से चला आ रहा है, व्हेन आई वाज माई सेल्फ डूइंग CA तब से, तो बड़ा रेलिवेंट है। लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी दिया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट टाइप का। आ जाओ, कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ किरण लिमिटेड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। फाइन, इन्होंने दिया क्या है गौर से देख लो, ये बैलेंस शीट दे दी ऐसी, ये इस साल के फिगर्स नहीं, ये प्रीवियस ईयर के फिगर्स, ये करंट ईयर के फिगर्स, ये एसेट्स दे दिए, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। फाइन, इनकम स्टेटमेंट दे दिया जिसमें ये सेल बता रहे हैं, COGS बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेप्रीसिएशन। फटाक से दिखना चाहिए, नॉन कैश, फटाफट से नॉन कैश। आगे जाते हैं, ये दिख रही है 50,000 की डिविडेंड इनकम, ये क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग, इट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पे करा, फटाक से दिमाग में आना चाहिए, इट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज़ नॉन ऑपरेटिंग। तो ये सब चीज़ें। फिर कह रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर बोल रहे हैं इनकम टैक्स, फिर कह रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो यू कैन वर्क स्मार्ट, आप ये कर सकते हो कि आप स्टार्ट ही कहाँ से करो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ताकि आपको रिवर्स करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम देखते चलते हैं। 5,90,000 बेटे, ये यहाँ से ही स्टार्ट किया है, तो फिर नीचे का तो इफ़ेक्ट लिया ही नहीं, तो उसका कुछ करना नहीं है। और रिवर्स जा रही हूँ मैं, ये जो इंटरेस्ट पेड है ये आपका कौन सी एक्टिविटी है? नॉन ऑपरेटिंग, ये क्या हो जाएगा यहाँ ऐड। उसके बाद जो ये आपका डेप्रीसिएशन है ये वापस क्या है आपका? नॉन कैश, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2,20,000 यहाँ ऐड, तो ये तुम्हारे पास अमाउंट आ गया। उसके बाद ये जो तुम्हारी इनकम है 50,000 की, यहाँ हो जाएगी लेस, और क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
विच इज़ कमिंग आउट एज 9 लाख। आगे जाते हैं और हमारे पास वो आता है इंक्रीज डिक्रीज ऑफ करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। सो लेट्स हैव अ लुक। 3.5 लाख से 4 लाख हो गया, दैट मीन्स 50,000 से बढ़ गया, तो क्या करोगे इसको ऐड, तो ये आ गया तुम्हारा 50,000 ऐड। फिर नीचे जाते हैं और चेक करते हैं इन्वेंट्री। 20,000 से बढ़ गया, करंट एसेट अगर बढ़ जाता है तो क्या करते हो लेस, तो 20 लेस कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारा कम हो गया 60,000 से, जब करंट एसेट कम होता है तो क्या करते हो ऐड, तो ऐड कर दिया। उसके बाद बिल्स 10,000 से हो गए कम, जब कम हो जाते हैं तो क्या करते हो ऐड, तो 10,000 ये भी ऐड कर दिया। कैश लेते नहीं है, यू नो दैट, एंड में आता है वो। तो ये सारा करके हम यहाँ पहुँच चुके हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, या बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद लास्ट जो पड़ाव आता है उसमें हम माइनस करते हैं टैक्स पेड। तो टैक्स पेड हमारा यही ले लेंगे हम 2,60,000, क्योंकि कोई आउटस्टैंडिंग तो कहीं दिख नहीं रहा, लाइबिलिटी में कहीं पे भी कोई आउटस्टैंडिंग तो दिख नहीं रहा, तो 260 पूरा ही पेड होगा। तो इससे तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर, आई डोंट नो ये बेचारे लिखना क्यों भूल गए, 10 लाख माइनस 260 740 है ना, तो ये 7,40,000 आ चुका है आपका। तो ये तो हो गया अपना एक। अब आती है आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग की बात अगर हम करते हैं, सो वी हैव गॉट दिस एंड वी हैव गॉट दिस, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो कुछ है ही नहीं। अब आता है फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट यू कैन प्रिपेयर अकाउंट, ओपनिंग कितना है 17 लाख, क्लोजिंग कितना है 20 लाख। नीचे दिया था डेप्रीसिएशन, वो कितना है 2,20,000 क्रेडिट में आता है। बैलेंस करो और परचेज निकाल लो, विच इज़ कमिंग एज 5,20,000 है ना। तो 520 की परचेज, पैसा जा रहा है आउटफ्लो, तो ये नेगेटिव आ गया। एंड ये मैंने अभी कहा था आपसे, ये डिविडेंड मिल रहा है, तो कौन सी एक्टिविटी है तुम्हारी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये आ गया तुम्हारे पास। अच्छा ये इन्होंने बाहर लिखा था, सॉरी, सो सॉरी इंस्टीट्यूट, एक और कॉलम बनाया हुआ है ना, 470 बाहर लिखा था। फिर जाते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। तो फाइनेंसिंग के लिए फोकस यहाँ होना चाहिए, शेयर से ना पैसा आया ना गया। फिर आपका लोन, तो 60,000 का लोन लिया है। उसके अलावा अगर हम नीचे देखते हैं तो इंटरेस्ट पे किया है 140 का, इंटरेस्ट पे किया है 140 का। और ये देखोगे आप रिटेन्ड अर्निंग, तो हमारे पास पुराना प्रॉफिट ओपनिंग कितना था 850, इस साल का प्रॉफिट 330, डिविडेंड पे किया है 180, तो डिविडेंड गया, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो ये बच रहा है तुम्हारे पास 260 नेगेटिव का, 260 नेगेटिव। बस सारा कुछ ऐड लेस करो, यू विल हैव दिस 10,000 ओपनिंग, ऐड करो क्लोजिंग तक पहुंच जाओगे। सुपर सिंपल, नथिंग डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। ओके अभी इसी में इतना पसंद है इनको कैश फ्लो कि उन्होंने कैश फ्लो के 2 क्वेश्चंस दिए हैं। पढ़ो ज़रा क्या लिखा है अगला क्वेश्चन। गार्डन लिमिटेड अक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स प्लांट एंड मशीन 20 लाख के, उसी साल इट सोल्ड फर्नीचर एंड फिक्सचर 5 लाख का। कैन कंपनी डिस्क्लोज नेट आउटफ्लो टूवर्ड्स परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब 20 और 5 को नेट ऑफ करके सीधे 15 दिखा दें, क्या ऐसा कर सकते हैं। पढ़िए ध्यान से, कह रहे हैं ध्यान से पढ़ना, कॉन्सेप्ट की बात है। As per para this an enterprise should report separately major classes of gross cash receipt and gross cash payment arising from investing and financing except to the extent cash flows described under this net basis पे acquisition and disposal। तो hence कंपनी इसको ऐसे नहीं कर सकती, आपको नहीं, तो ऐसे आप नेट करने लगे तो आप तो सब कुछ ही नेट कर दोगे सब नेट कर दोगे, मशीन, फर्नीचर, शेयर्स, डिबेंचर्स, जो जितनी इन्वेस्टिंग है सब नेट करके सीधा आंसर लिखोगे क्या। तो प्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज़ होती है, यूज़र्स को पता तो पड़े कि भाई क्या क्या चीज़ें थी, तो आपको क्या करके चलना होता है, यू नीड टू शो ईच क्लास सेपरेटली, जो आया जो गया, ठीक है। ओके चले आगे, लेट्स गो। सो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो किस पर बेस्ड है। द क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन AS5, द क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन AS5 विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम जा रहे हैं, जो कह रहा है व्हेन कैन एन आइटम क्वालिफाई टू बी प्रायर पीरियड। तो प्रायर पीरियड क्या होता है आपको वो बस बताना है। तो इसमें मैं क्या ही बताऊं, दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला कह रहे हैं द कंपनी फाइंड्स दैट द स्टॉक शीट्स ऑन 31 मार्च 2024 डिड नॉट इंक्लूड 2 पेजेस, 2 पन्ने गायब हैं, जिसमें 20 लाख की इन्वेंट्री की डिटेल है। स्टेट हाउ विल यू डील विद दिस मैटर फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च। क्या किया जाएगा, व्हाट विल वी डू। कब गायब था,
पिछले साल 31 मार्च 24, और इधर कैसे आप उसको डील करेंगे, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो करा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए आपका, मॉड्यूल में इस पैटर्न का दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इनका कहना है पैराग्राफ, ये पैरा वैरा याद रखने की कोई ऐसी एसेंशियल नहीं होता कि थ्रू आउट याद रखो, पॉसिबल भी नहीं होता ना। एएस का नाम लिखा, ओमिशन ऑफ 2 पेजेस कंटेनिंग इन्वेंट्री 20 लाख की इस डेट पे इज़ अ प्रायर पीरियड आइटम, क्लियरली इट इज़ अ प्रायर पीरियड आइटम बिकॉज इट इज़ एन ओमिशन। कह रहा है प्रायर पीरियड आइटम्स आर नॉर्मली इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट for the current period. Accordingly 20 lakh must be added to opening stock, must be added to opening stock. An alternative approach भी आप कर सकते हो in the statement of P&L after determination of current year's profit। तो इस साल का प्रॉफिट निकाल लो और फिर प्रायर पीरियड आइटम को उसके नीचे एडजस्ट कर दो, या तो ये कर सकते हो या फिर आप ओपनिंग स्टॉक में, क्योंकि वो पिछले साल का जो था वो इधर करेक्शन आ जाए तो ओपनिंग के अंदर आप 20 लाख का जो एडजस्टमेंट है वो कर सकते हो। दोनों ही अपने आप में चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ओके, आई थिंक इट इज़ डन। चलो हम जाते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पे। हम 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपकी एनर्जी लेवल फुल है, फुल। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जाते जा रहे हैं और हम नीचे जा रहे हैं, फुल रहना है। 20 क्वेश्चन हैं, वील डू ऑल ऑफ देम फटाक से। कंपनी ने लिया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोजेक्ट 100 लाख का, 100 लाख। Jan 2024 it was found that 80% of the contract was completed, हो गया कंप्लीट। 92 लाख की कॉस्ट आई है उसके ऊपर। कंपनी का एस्टीमेट है कि फर्दर 23 लाख रुपए और लगेंगे। अगर आप रियल फॉर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप फटाक से कैलकुलेटर पे जाएंगे, बोले 92 लग गया, 23 और लगना है। ओ माय गॉड, 115 का खर्चा है और कॉन्ट्रैक्ट तो 100 का था, मतलब 15 का लॉस। ऐसे सोचना चाहिए। खैर है, कंपनी एस्टिमेट कर रहा है इतना फर्दर खर्चा, एक्सपेक्टेड लॉसेस 15, ठीक है, निकाल लिया हमने भी। कैन कंपनी रिकॉग्नाइज द एंटायर लॉस इन दिस फाइनेंशियल ईयर? बताओ हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। इसी वजह से तो प्रोविजन फॉर लॉस का कॉन्सेप्ट आता है इस पर्टिकुलर एएस के अंदर, जिसमें जो करंट ईयर का लॉस है, जितना पार्ट कंप्लीट हो गया वो तो दिखाओगे ही, कल को जो लॉस होने वाला है उसको भी दिखाओगे। तो ऐसे ही होता है प्रूडेंस के तहत। तो 10th पे आ जाएं, 10th क्वेश्चन और पढ़िएगा आप। कह रहे हैं एज पर पैराग्राफ जो भी है, एन एक्सपेक्टेड लॉस ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली। पहला क्या बोल रहा है, वेदर और नॉट द वर्क इज कमेंस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, वेदर और नॉट द वर्क इज कमेंस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर लॉस है दिखा दो। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना हुआ है, 80% हो गया, 10% हुआ है, 5, जितना भी हुआ है, लॉस होने का अगर है फॉरन दिखाइए रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपनिंग। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। आप बोल रहे हो दूसरे से प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो इस पे लॉस नहीं दिखाते, इस पे लॉस है तो दिखाना ही है, दैट्स इट। तो कह रहे हैं कंपनी मस्ट रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली। आई होप दैट्स फाइन फॉर ऑल ऑफ यू। हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि है इस 9 पर बेस्ड। क्वेश्चन कह रहा है टोंक टैनर्स इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर शूज। दे प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 24-25। फर्स्ट क्या है, ऑन 31st of December 2024 shoes worth rupees 3,20,000 was sent to मोहन शूज़ फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो 3,20,000 के शूज़ हमने कंसाइनमेंट बेसिस पर भेजे, ठीक है। ऑफ विच, जिसमें से 25% ऑफ द शूज़ वर अनसोल्ड, 25% शूज़ नहीं बिके, 25% आर अनसोल्ड। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स रेस्ट 75% आर सोल्ड। तो इनको चाहिए क्या, नीचे पढ़ना है, रिक्वायर्ड टू एडवाइज द अकाउंटेंट व्हेन अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। तो ये जो 75% बिक गए, क्या इसके रिस्पेक्ट का जो रिस्क था, इसके रिस्पेक्ट का जो रिवॉर्ड था इन गुड्स के, क्या ये जो अल्टीमेटली जिसने खरीदा है उस तक पास ऑन हो गया? द आंसर इज यस, बिक ही गया तो उस तक पहुंच चुका, तो इसको तो रेवेन्यू दिखाओगे। जो 25% है वो किसके पास रखा है? मोहन शूज़ के पास, बट अल्टीमेटली रिस्क किसका है? हमारा। रिवॉर्ड किसका है? हमारा। तो समझने की क्या बात है, क्या ये सेल हुई? नहीं। क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा? नहीं। तो आप जो 75% है उस पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, जितने का बिका है वो। 25% पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। अगला, ऑन 10th Jan कंपनी ने सप्लाई करे शूज़ वर्थ ₹4.5 लाख
to Shani Shoes and concurrently agrees to repurchase the same on 11 अप्रैल। क्या बोल रहे हैं फिर समझिए, 4.5 लाख के शूज़ उनको सप्लाई करे जैन में, और वहीं डिस्कस कर लिया, वहीं पे साथ में डिस्कस कर लिया कि हम ना तुमसे ये 11 अप्रैल को ले लेंगे वापस। क्या समझ में आता है यहाँ पे आपको? क्या ये एक्चुअली कोई सेल हो भी रही है या नहीं हो रही? तो ये हो रहा है एक्चुअली एक रीपरचेज का अग्रीमेंट। इसमें मेनली तो सेल हो ही नहीं रही। अभी एक तरीके से आप समझो तो इट्स अ वे ऑफ फिनेंसिंग, कि अभी हम उनको दे देते हैं, उनसे हमें पैसे मिल जाएंगे, थोड़े दिन बाद हम उनको पैसे देके हमारी चीज़ वापस ले लेंगे। सो इट्स अ वे ऑफ फिनेंसिंग, इट इज़ नॉट रेवेन्यू और सेल गोइंग ऑन। कह रहे हैं सच ट्रांजैक्शन, उनका जो सब्सटेंस है वो क्या सब्सटेंस है? फिनेंसिंग अग्रीमेंट है ये। हैंस ऐसी जो सेल है उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एज रेवेन्यू। बेटा आपको समझ आना चाहिए, ऐसा करके क्या कर सकते हैं कि जो ये साल एंड हो रहा है 25 में, 31 मार्च 25, इसके अंदर इसको ना 4.5 लाख का रेवेन्यू दिखा लें, 4.5 लाख का रेवेन्यू दिखा लें, तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ जाए और फिर नेक्स्ट ईयर फिर उसको परचेज कर लें। नेक्स्ट ईयर में वैसे ही शायद प्रॉफिट ज़्यादा हो तो रिवर्स कर देंगे एक्सपेंस दिखा के। मेरी बात किसी के अगर दिल में नहीं पहुंची हो तो परेशान मत होना, ये थोड़ा हाई लेवल की बात हो जाती है, एग्ज़ाम रेलिवेंट नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो यू कैन सिंपली इग्नोर। सिंपली बात ये समझ लें कि ये पैसे अरेंज करने का तरीका है। आज पैसे नहीं है, हमारे जूते तुम ले लो, हमें पैसे दे दो, कल को हमारे पास इस डेट पर पैसे आ जाएंगे तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे, हमें जूते वापस कर देना। ये सेल नहीं है, इट्स नॉट सेल, इट्स अ वे ऑफ फाइनेंसिंग। आगे 21 मार्च 2025 को शूज़ वर्थ ₹1,60,000 were sold to Shoe Shine, but due to refurbishing of their showroom being underway on their request, shoes were delivered on 12th। बेच दिए 160 के, किसको? Shoe Shine को, but due to refurbishing of their showroom, their मतलब शू शाइन के शोरूम का साफ़ सफाई, रीफर्बिशिंग, रेनोवेशन चल रहा था, तो बोला उन्हें जूते अभी आप अपने ही पास रख लीजिए। तो वो 12 तारीख को गए हैं। तो बात आ रही है जो ये साल है 24-25 अप्रैल, तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 25-26, इस साल में इस 160 को रेवेन्यू दिखाना है या नहीं? दी आंसर इज़ एब्सोल्युटली यस। रिस्क ट्रांसफ़र हो चुका है, बिल बन चुका है, पैसे शायद मिल ही चुके होंगे। तो जब रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाए तो भाई सेल हो जाती है, बात ख़त्म। अब आप उठा के ले जाओ या मत ले जाओ। सो डिलीवरी इज़ नॉट द पॉइंट, यू मस्ट नो इट, पता होगा ही। अब हम जा रहे हैं AS 10 पे और हम बात करेंगे क्वेश्चन 12 की। और AS 10 क्वेश्चन 12 अगेन दे हैव ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने AS 10 के 3-4 जो अलग अलग एडजस्टमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा रखा है, बट फिर भी ये इंश्योर किया है कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स दे आर ट्राइंग टू पुट इन द सेम क्वेश्चन बट ट्राइंग टू मेंटेन अ मॉडरेट लेंथ। तो दैट्स रियली नाइस। पढ़ो क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाए तो क्या ही कहने जिनकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। प्रेसिजन टूल्स लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ओके, कंपनी ने परचेज कर ली मशीन 12 लाख की 1 अक्टूबर 24 को। ओके, ये खर्चे भी हुए 60, 40 टेस्टिंग कॉस्ट। तो टेस्टिंग कॉस्ट जुड़ती है क्या? हाँ। तो रॉ मटेरियल 25 का जुड़ेगा, वेजेस 10 के जुड़ेंगे, सेल ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम टेस्टिंग प्रोडक्शन। तो जब टेस्टिंग होती है उस टाइम आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हो और वो प्रोडक्ट अगर बिक जाता है तो उससे जो पैसे आते हैं उसको हम क्या करते हैं, वो हम माइनस कर पाते हैं। सो वी आर एबल टू सबट्रैक्ट इट, यू नो दैट। आगे 1 दिसंबर को दूसरी बात आ रही है, सो आई विल चेंज द शेड। 1 दिसंबर को 2024 इट रिप्लेस द मोटर ऑफ एन ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन है पहले से, उसकी मोटर थी, उसको रिप्लेस करी, नई वाली आई 120 की, improving the output capacity by 15%. The old motor had a cost of 50, उस पर आज तक डेप लग चुका था 35। 15 मार्च को तीसरी बात आ रही है, कंपनी शिफ्टेड मशीन फ्रॉम वन फैक्ट्री टू दी अनदर, और ये सारा उस पर खर्चा एक एक करके हुआ। क्या कह रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर ईच ऑफ द अबव केसेस। तो उन्होंने 3 केसेस आपको मिक्स करके दे दिए, बताओ किसमें कितना कैपिटलाइज होगा। तो जब हम बात करते हैं भाई साहब पहले वाले की, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। 12 लाख का था, फ्रेट लगा 60-40 लगा, और उसके बाद टेस्टिंग के 25 मटेरियल के 10 वेजेस के और माइनस हो जाएगा 8, तो 27 लग रहा है। ये तो वैल्यू आएगी आपकी जो आप मशीन ले रहे हो, जो आपने अभी मशीन ली इस साल। दूसरी बात आती है ग्रे से जो मैंने मार्क किया है, ये मोटर की। तो पुरानी मोटर थी वो कितनी कॉस्ट की थी? 50,
डेप्ट कितना लग चुका था पुराने सालों में 35, तो उसकी जो कैरिंग वैल्यू है या बुक वैल्यू वो कितनी दिख रही होगी 15। तो जब नई आ रही है तो आपने ये पढ़ा होगा रीप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट कि जो नई आती है उसकी कॉस्ट जुड़ती है और जो पुरानी जो यूज़फुल नहीं रह जाती वो माइनस हो जाती है। तो 15 हटेगा और कितना जुड़ेगा 120 जुड़ेगा। तो कंपनी शुड डी रिकॉग्नाइज, सुना होगा आपने ये कॉन्सेप्ट। 15 और 120 को ऐड कर दिया जाएगा बिकॉज इट इज़ अ सेपरेट कॉम्पोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। तो कॉम्पोनेंट वाइज ऐसे काम करते हैं। उसके बाद आता है तीसरी बात, भाई हम रीलोकेट कर रहे हैं, तो रीलोकेट करने में डिसमेंटल किया, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, फिर रास्ते में कुछ डैमेज हो गया, इसको क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं करते। इट इज़ नॉट कैपिटलाइज, इट गोज़ टू P&L सिंपली, यू शुड नो दिस। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या कह दिया, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग रीऑर्गेनाइजिंग ये नहीं ली जाती, कैपिटलाइज नहीं की जाती, और ये जितना भी पैसा आपका निकल रहा है पूरा का पूरा इट विल बी एक्सपेंस्ड ऑफ इन P&L। तो भाई फिर कैपिटलाइज हो कितना रहा है, ये हो रहा है, और दिस माइनस दिस 1,05,000 ये हो रहा है। तो इतना कैपिटलाइज हो रहा है, इतना कैपिटलाइज हो रहा है। ठीक है, ओके, डन। चलिए साहब, हम जा रहे हैं अगले सवाल पे विच इज़ AS12 पर बेस। AS12 पे 2 क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन कह रहा है जेनिथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, a manufacturing company, is expanding its operation and has recently undertaken 2 major initiatives involving government की assistance. पहला, the company received 65 lakh from local authority to develop medical facilities for its employees as it newly built township near the factory premises. Okay. तो क्या करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। एडिशनली इट रिसीव्ड 82 लाख एज सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टैब्लिशिंग न्यू प्रोडक्शन यूनिट इन अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। क्लिक करना चाहिए फ़ौरन, आई थिंक सबको क्लिक कर गया होगा। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वाली यहाँ बात हो रही है। This subsidy has been classified as one in the nature of promoters' contribution intended to support the long-term development of the enterprise. You are required to explain how the above transaction should be accounted for in the books in accordance with this particular standard. तो भाई जो ऊपर वाला है वो कौन सी कैटेगरी का है आप बताएंगे मुझे। It is revenue. It is in the nature of revenue. तो in the nature of revenue है, जो 65 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं वो P&L के क्रेडिट में जाएंगे। बस सिंपल यही बात है। तो क्रेडिट कर देंगे आप P&L में, पहली बात। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके एम्प्लॉय रिलेटेड खर्चे होंगे ओवरऑल कॉस्ट, उसमें से आप इसको माइनस कर दीजिएगा, तो एक कम अमाउंट पे कॉस्ट दिखेगी। तो या तो पूरी कॉस्ट दिखाओ और इसको एज रेवेन्यू दिखाओ, या जो पूरी कॉस्ट है उसमें से रेवेन्यू माइनस कर दो, मतलब ये जो ग्रांट मिली है वो माइनस कर दो, और जो बच रही कॉस्ट है रिड्यूस उतनी दिखा दो। तो दिस इज़ दी वे। अब आती है बात प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन वाली। क्या करते हैं इसमें, पैसे मिलते हैं वो डेबिट, ज़मीन मिले वो डेबिट, कोई एसेट मिले वो डेबिट, जो भी मिल रहा है। टू क्या किया जाएगा, व्हाट विल वी डू, इट इज़ टू कैपिटल रिजर्व, बिकॉज ये जो पैसा मिला है एक तरीके से वो लाइक प्रमोटर, लाइक द वन हू स्टार्टिंग, ऐसा लगाते हैं। इस पैसे से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, यू कांट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड आउट ऑफ इट, तो इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में डालना एसेंशियल पड़ जाता है। ठीक है, डिविडेंड कान बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ इट एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा P&L में क्रेडिट दिखा दें। कैपिटल रिजर्व। चलिए, सो हमारा 13th हो गया। ये कोई मुझे ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत मॉड्यूल में क्वेश्चन है। हम जा रहे हैं AS 13 पे बेस्ड विच इज़ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अनदर AS विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। देखो, कह रहे हैं 1 अप्रैल 2024 जो कंपनी है केसर हेल्ड 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड। कूल, ऑलरेडी बेटा हेल्ड था, हेल्ड तो हमने डाली ये डेट, बैलेंस ब्रॉट डाउन है, 75,000 है, रेट चेक कर लो 15 के रेट पे है, तो आपने 75,000 इंटू 15 किया तो ये आपका 11,25,000 आ गया। आगे क्या कह रहे हैं, 20 जून को उन्होंने 15,000 और परचेज़ कर लिए 16 के रेट पे, सो 15,000 इंटू 16 कितना आ गया, 2,40,000। दिस इज़ ऑल्सो डन। फिर 1 अगस्त को बोनस मिल गया 1 for every 6 हेल्ड। तो अभी तक हाउ मेनी वी आर होल्डिंग, 90,000। तो 90,000 वी हैव, 6 के बदले 1 बोनस, तो 90,000 के बदले कितना बोनस, 15,000। सो ये आ गया। अमाउंट तो कुछ जाता नहीं है तो आता नहीं, यू नो दैट। फिर 31 अक्टूबर को कंपनी अनाउंस राइट्स ऑफरिंग 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 हेल्ड।
अभी तक हाउ मेनी वी आर होल्डिंग नाउ, 1,05,000. सो फॉर 7 3 राइट्स मिल रहा है. तो फॉर 1,05,000 कितने राइट्स मिलेंगे? 1,05,000 इट्स 45,000 राइट्स मिलेंगे. बट पढ़ो आगे. शेयर होल्डर्स वर अलाउड, चाहो तो पूरे या तो पार्शली रिनाउंस कर सकते हो. रिनाउंस मतलब गिव अप, किसी और को अधिकार दे देना. सो केसर सोल्ड 1/3 ऑफ द राइट्स. 45,000 का 1/3 करते हैं तो आता है 15,000. 15,000 राइट्स उन्होंने किसी को बेच दिए, तो बच कितने रहे आपके पास? यू आर गेटिंग 30,000. तो जो ये 30,000 आपके पास निकल के आ रहे हैं, इनको मतलब इन्होंने कंपनी से ख़रीद लिया, बीटा लिमिटेड से. किस रेट के ऊपर? 15. तो आपका 30,000 इंटू 15, 15 3 45, 4.5 लाख रुपए लग गए. और अब मैम ये जो 15 रिनाउंस किए, इनका क्या? नीचे लिखा है कितने में रिनाउंस कर दिए? 2. तो 15,000 इंटू 2, 30,000 रुपये जो मिले, इट विल बी शोन एज एन अदर इनकम इन पीएनएल में अदर इनकम के तौर पे आ जाएगा, क्रेडिटेड टू पीएनएल. ठीक है. अब आता है इसके बाद क्या कोई एडजस्टमेंट बच रहा है? देयर इज नो एडजस्टमेंट रिमेनिंग. बैलेंस निकालोगे, इतने शेयर्स हैं और ये अमाउंट है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऐसा एग्जाम में आए तो क्या ही हो जाए. बट पता है ना, कई बार मैं तो ऑनेस्टली बोल रही हूँ, बच्चे अननेसेसरली पैनिक के चक्कर में, एक माइंड में होता है ना यार टफ तो आएगा ही, इंस्टीट्यूट का पेपर है, तो वो अंडर कॉन्फिडेंस, पैनिक, चिंता, स्ट्रेस सबके चक्कर में ना पेपर बिगाड़ देते हैं. यार ऐसा टफ पेपर नहीं आते. अकाउंट्स की बात कर रही हूँ अभी तो मैं स्पेसिफिकली. ऐसा कोई बोलो आउट ऑफ द बॉक्स बहुत टफ पेपर नहीं आता. किसी ने भी अगर सिंसेरिटी से पढ़ा है, रिटन प्रैक्टिस करी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है बच्चे को, कोर्स अपना कम से कम 3 बार घुमाया है, 70-75 तो कहीं नहीं गए. ये मैं मिनिमम कह रही हूँ. तुमने अगर स्प्रीड प्रैक्टिस करी है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करे हैं, डेफिनेटली यू नो कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, दैट क्लैरिटी यू हैव, तो 70-75 तो कहीं नहीं गए. लेकिन वो हौज पौज के चक्कर में और वो पैनिक और प्रेशर के चक्कर में, और इंस्टीट्यूट भी थोड़ा गेम करता है, शुरू के कुछ क्वेश्चंस एकदम ही टफ कर देता है, उससे भी हम थोड़ा घबरा ज़्यादा जाते हैं. तो अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल रख सको, अगर पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद आप माइंड पे कंट्रोल रख सको, तो पेपर में इतना तो पक्का मिल जाता है. श्योर बात है, श्योर. चलो तो हम जाते हैं अगला AS 14 के क्वेश्चन पे. इतना सा मासूम क्वेश्चन दिया उन्होंने. क्वेश्चन कह रहा है एक्स कंपनी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख rupees 50 lakh divided into equity shares of 10 each was taken over by Y company limited. X company limited has got general reserve of 10 lakh and P&L of 5 lakh. Y company issued 11 equity shares of 10 each for every 10 shares held in X. क्या कह रहा है? 10 शेयर्स थे तो हम उसके बदले कितने दे रहे हैं? 11. 10 शेयर्स के बदले 11. 10 शेयर्स जो आपके कहाँ थे? ऑफ X, तो मिल रहा है Y के 11 शेयर्स. दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग. तो यहाँ पे देखिए आप 50 लाख शेयर्स थे, 10 का 1 मतलब 50 लाख फेस वैल्यू के शेयर्स थे, 10 का 1 मतलब कितने थे? 5 लाख. तो आप बताइए 5 लाख के बदले कितने? 5.5 लाख शेयर्स मिल जाएंगे Y के. करेक्ट ना? 5.5 लाख. और रेट कितना है? 10 का 1, तो मतलब 55 लाख इज़ दी कंसिडरेशन. 55 लाख इज़ दी कंसिडरेशन. क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ द जर्नल एंट्री वुड बी पास इन द बुक्स ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इट्स मर्जर, राइट. तो इसमें आपको याद हो गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं करते. सो देयर इज़ नो कैपिटल रिजर्व और गुडविल कमिंग इन एग्जिस्टेंस. लेट्स हैव अ लुक एट द एंट्रीज. पहली एंट्री आपकी सिंपल जाएगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड 55 लाख. दूसरा, आप एसेट्स हमने बैलेंस करके निकाल लिए. मैम कैसे बैलेंस करके निकाल लिए? जस्ट हैव अ लुक. एक्स कंपनी के लिए इन्होंने कहा शेयर कैपिटल 50 लाख है, तो ये मैंने बैलेंस शीट बनाई. इन्होंने कहा जनरल रिजर्व 10 लाख है, मैंने कहा ओके. मैंने कहा P&L 5 लाख है, मैंने कहा ओके. अब लाइबिलिटी और एसेट बताए नहीं, तो अगर ये 65 है तो एसेट साइड भी 65 होगा. सिंपल. तो 65 लाख के एसेट्स हैं. टू बिजनेस परचेज 55 लाख. लाइबिलिटी वी आर कंसिडरिंग है नहीं, और रिजर्व ऐसे ही आ जाते हैं. P&L 5 का 5 आ गया, और जो डिफरेंस है वो रिजर्व में ही एडजस्ट करते हैं. यू नो दैट जनरल रिजर्व के अंदर या P&L में. तो 10 लाख का था
5 लाख यहाँ एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो ये 5 आ जाएगा आपके पास। सो ये आपका गया। अब आता है आगे, लिक्विडेटर को वी आर गोइंग टू गिव शेयर्स, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5.5 लाख शेयर्स दे रहे हैं, 10 का 1 तो 55 लाख ओवर। सो लाइक द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ AS14, मोस्ट बेसिक। सिर्फ अमाउंट में शायद कोई अटक सकता है कि एसेट्स कितने पे दिखाना है, तो बैलेंस शीट अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक थ्योरी क्वेश्चन है, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। पढ़ेंगे हम इसको साथ में। इज इट परमिसिबल? यार देखो पता ही नहीं पड़ा कहाँ पहुँचते पहुँचते 16 पे आ गए, सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं, पीछे वाला एक बच रहा है, वो याद दिला देना मुझे। 16 कह रहा है, इज इट परमिसिबल टू कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन एसेट्स which are necessary for the construction of qualifying asset? Is it permissible to capitalize borrowing costs incurred on asset which are necessary for construction of qualifying asset? क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है जो क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, विच टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। उस क्वालिफाइंग एसेट को बनाने में अगर कोई अदर एसेट लग रहे हैं, कोई अदर एसेट लग रहे हैं जिनको खुद में सब्सटैंशियल पीरियड नहीं लग रहा, बट दे आर एसेंशियल फॉर दिस क्वालिफाइंग एसेट, तो उन पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर हो रही है, बोरोइंग कॉस्ट इनकर हो रही है, क्या वो भी कैपिटलाइज हो सकती है? दिस द क्वेश्चन। आप बताइए इसका जवाब क्या है? द आंसर इज यस, यस, यस। पढ़ो, कह रहा है कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द बैकवर्ड एरिया। तो कह रहा है आगे, एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इट हैज़ परचेज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, परचेज्ड बनी बनाई बिल्डिंग, which is to be used for housing the workers engaged in the construction of the plant. That's fine. जो वर्कर्स होंगे प्लांट बनाने में वो उस बिल्डिंग में रहेंगे। The purchase cost of the building is met by raising a long term loan. That's also fine. But now I want you to think about something. ये जो आपकी बिल्डिंग है इसको खरीदा ही है, तो हैज़ इट टेकन एनी सब्सटैंशियल टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन? द आंसर इज नो. So is it a qualifying asset in itself? No. But when we talk about the entire project at large, why is this building taken? This is taken so that वो जो फैक्ट्री बन रही है, जो ये प्लांट बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग, yes, उसको बनाने के लिए वर्कर लगेंगे इन द बैकवर्ड्स, और उधर लेबर को रखना पड़ेगा, तो चाहिए ना जगह, तो इसलिए वो बिल्डिंग खरीद ली गई है। तो इज इट एसेंशियल फॉर दिस क्वालिफाइंग एसेट? द आंसर इज यस, इट इज़। पढ़ो आगे। The company intends to dispose of the building once the construction of the manufacturing plant is complete. So even it is making it more clear that this building is essential for this plant. If the manufacturing plant meets the definition of qualifying asset, ये तो हो ही रहा है, it is taking substantial time. Would the borrowing cost incurred on the funds borrowed to purchase this building be capitalized? This is the question. I hope you got the question. I would want all of you to read it with me. इनका कहना है, मैं ये पार्ट पढ़ाती हूँ, ऊपर तो डेफिनेशन दी है बस। इन द गिवन केस प्राइमा फेसी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्राइमा फेसी इट में अपीयर की रेसिडेंशियल बिल्डिंग तो जब खरीदी तभी रेडी फॉर यूज़ है, तो इसलिए कैपिटलाइज नहीं करना है। लेकिन हाउएवर, सिंस इन द प्रेजेंट केस प्रोविजन ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी इज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट, द बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अकॉर्डिंगली कंपनी को कैपिटलाइज करना चाहिए ये चीज़। बोरोइंग कॉस्ट जो इनकर करी आपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर रेडी फॉर इंटेंडेड यूज़, आपको इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। आई थिंक क्लियर आपको है। 17 क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा ही मासूम है, सेगमेंट रिपोर्टिंग पे है, आपको पता है 10% का जो कंडीशन होती है, कुछ वही पूछ रहे हैं यहाँ पे। चीफ अकाउंटेंट है, उसने ये आपको 5 सेगमेंट दे दिए। उसका कहना है कि ए अलोन को सिर्फ सेगमेंट आइडेंटिफाई करा है उसने रिपोर्टिंग के लिए, तो जो वो कह रहा है वो ठीक है या नहीं, ये आप ढूंढ के बताइए, ऐसा सवाल है। एसेट चेक कर लो भाई, एक तो पहले कंडीशन लिख देना तीनों 10% वाली। अब तुम इसको निकालते हो तो ये तो 50% है, तो बिल्कुल हाँ है। फिर ये 15/80 करते हो तो मुझे लगता है ये भी 10 के तो ऊपर ही जा रहा है, तो ये जा रहा है 18। फिर इसको कर रहे हो तो ये जा रहा है 12.5, ये 12.5, तो भाई ये तो 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एसेट वाली, तो चारों ही रिपोर्टिंग बन रहा है। फिर मैं रिजल्ट वाइज बोलूँ, रिजल्ट लास्ट पे आती हूँ, रेवेन्यू पे आती हूँ पहले। 310/450 पकड़ो तो ये तो हो ही रहा है। 310/450 इट इज़ 68% अराउंड, 69%, तो ये तो है ही। अगले को देखो 40/450, सो ये कम है, 8 पॉइंट कुछ है,
तो ये तो और कम होगा, ये और कम होगा, मतलब उतना ही होगा, ये और कम होगा, तो ये नहीं, तो ये सेगमेंट आइडेंटिफाई हुआ है। और रिज़ल्ट पे आओ, रिज़ल्ट का तुमको शायद बात याद हो, लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, तो तुमको सम देखना होता है लॉस का बड़ा है या प्रॉफिट का, उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो 95 और 5 कितना हो रहा है 100, तो डिनोमिनेटर में 100, या तो 5 और 15 मतलब ये कितना हुआ 25, या डिनोमिनेटर में 25, तो क्या लेंगे, बिगर इज टेकन 100 लेंगे। तो 95/100 95%, तो ये तो वैसे भी हो ही रहा है आइडेंटिफाई। फिर ये 15/100, तो ये 15%, तो भाई सी भी आइडेंटिफाई हो गया। तो इस वाले से ये 4 हो रहे थे, इसमें ये 2 हो रहा है और इसमें ये 1 हो रहा है, तो सारे ही तो सेगमेंट आइडेंटिफाई हो गए, तो सभी की सेपरेट रिपोर्टिंग होगी, ऑल ऑफ देम विल बी रिपोर्टेड सेपरेटली। ठीक है, डन डन डना डन। प्रश्न क्रमांक 18 पे हम आते हैं। सवाल कह रहा है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, एक्स लिमिटेड ने बेचा सोल्ड गुड्स टू इट्स एसोसिएट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30 जून, 3 महीने। आफ्टर दिस रिलेटेड पार्टी रिलेशन सीज हो गया। हाउएवर गुड्स फिर भी सप्लाई होते रहे जैसे किसी ऑर्डिनरी कस्टमर को होता है फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स। डिसाइड करिए क्या रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पूरे साल का, एंटायर ईयर का किया जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन मॉड्यूल में शायद 2 एक क्वेश्चन दिए हैं, अराउंड 2 क्वेश्चंस आर गिवन ऑफ दिस काइंड, इजंट इट। तो अपने पास कितना पार्ट डिस्क्लोज किया जाएगा एज रिलेटेड पार्टी, 3 महीने जब वो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद का नॉट रिलेटेड पार्टी उसका डिस्क्लोजर नहीं चाहिए इस 18 में। तो कह रहे हैं ये पूरी बात हो गई, एसोसिएट था फर्स्ट क्वार्टर में, ओनली उतने पीरियड रिलेटेड पार्टी रिलेशन को आपको दिखाना है, उसके बाद जो होता है डिड नॉट एग्जिस्ट, तो उतने पार्ट को आपको नहीं दिखाना है। मासूम क्वेश्चन, साधारण एकदम मासूम क्वेश्चन। चलिए हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि कह रहा है क्या, 1 अप्रैल को मानसी लिमिटेड ने बेच दिया 8,52,800 का एक प्लांट। कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट वाज 180। बाप रे बाप, कैरिंग मतलब बुक्स में दिख रहा है 180 और बेच दिया 8,52,000। आई मीन इट इज वे मोर, बहुत ही ज़्यादा। द सेल वॉज पार्ट ऑफ द पैकेज अंडर विच आकाश लिमिटेड लीज द एसेट टू मानसी फॉर 8 years टर्म्स। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। फिर देखो, मानसी ने बेच दिया और कह रहे हैं द सेल वॉज पार्ट ऑफ द पैकेज दैट आकाश लीज्ड द एसेट्स टू मानसी। तो शी इज फर्स्ट सेलिंग एंड देन शी इज लीजिंग इट बैक। सो ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, इट्स बेस्ड ऑन सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है। कितने टाइम के लिए लीज बैक, 8 साल। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इज 8 साल। तो एसेट भाई है 8 साल का लाइफ का, और दे भी रहे लीज पे 8 साल, तो क्लियरली फाइनेंशियल लीज निकल के आ रही है। मिनिमम लीज रेंटल पेबल आर 160, पेबल एनुअली बिगनिंग फ्रॉम 31 मार्च। 8 साल ये 160 पे होगा, और जो रेट है वो है 10%। कैलकुलेट करिए नेट इफेक्ट ऑन P&L अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मानसी लिमिटेड। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। पहली बात तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए दैट दिस क्वेश्चन ऑफ सेल एंड लीज बैक, इट इज़ अ फाइनेंशियल लीज। किस बात को मैं देख के बता रही हूँ कि जो लाइफ होती है उसका मेजर चंक तो लीज ही कर रहे हैं, तो 8 ही साल पूरे लीज कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल तो क्लियरली दिख रही है। उसके अलावा भी सर हम थोड़ा कैलकुलेशन लगा लें, 1,60,000 हर साल का है, 10% आपका डिस्काउंटिंग रेट है, तो आपको वो फैक्टर निकालते आता ही होगा। मेमोरी प्लस कर लोगे 8 साल के लिए, तो तुम्हारे पास ये फैक्टर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारे पास 8,53,600 के लीज रेंटल्स कलेक्ट हो रहा है, और ये है कितने की उनको 8,52,800। मैं किसकी बात कर रही हूँ, आकाश। मानसी ने बेचा 8,52,800 का, तो आकाश को पड़ा 8,52,800 का, और लीज से जो पैसा उसको रिकवर हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, तो जितने का उसको एसेट पड़ रहा है उसके ज़्यादा ही मिल जा रहा है ना पैसा। तो जब ज़्यादा ही मिल जा रहा है तो इसका मतलब पैसा कवर हो ही जा रहा है, तो इसका क्लियर मतलब निकल रहा है दैट इट इज़ अ फाइनेंशियल लीज। अब आती है बात कि भाई इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे P&L पे उसने कहा क्या इफेक्ट निकलेगा वो बता दीजिए। सो यहाँ आप देख लें ध्यान से ज़रा बात निकल के ये आ रही है कि हमारे पास प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 6,72,800। कैसे है, 8,52,800 का बेचा,
180 कॉस्ट थी, तो इतने का आपका 6,72,800 का प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर आप इसको पूरे को देखो, सिचुएशन को, सेल एंड लीज बैक जिसको कहते हैं, इसके अंदर सेल एक्चुअली हो ही नहीं रही होती है। इट्स अ वे, इट्स अ फाइनेंशियल अग्रीमेंट, यू कैन से इट्स अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट समहाउ। तो ये एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो रहा है और कुछ भी नहीं है। उसको पैसों की ज़रूरत होगी मानसी को, तो उसने इतने में बेचा कि एक तरीके से उसको लोन मिल गया, दैट्स द वे, है ना। और उसने कहा बाकी मैं हर साल लीज रेंटल देती जाऊंगी। तो ये 6,72,000 की जो आपकी प्रॉफिट है उसको एक साल में नहीं दिखाएंगे हम, विल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एन इनकम उस पर्टिकुलर साल में, रादर इसको हम डेफर कर देंगे। और इसको हम डेफर कैसे कर देंगे, इट शुड बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज ओवर द लीज टर्म इन द प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रीसिएशन। तो एसेट को जैसे डेप्रीशिएट करते जाओगे उस रेशियो के अंदर आप इस कमाई को क्रेडिट करते जाओगे। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेप्रीसिएशन जो चल रहा है वो चल रहा है SLM। तो आपका जो ये एसेट है इनका 8,52,800, 8 साल की बात है, तो हर साल कितने का डेप निकलेगा, 1,06,600। तो हर साल सेम 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 सेम। तो ऐसे ही तुम्हारी जो 6,72,800 का प्रॉफिट है वो 8 साल से डिवाइड कर दो, तो हर साल इक्वल 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 अमाउंट का प्रॉफिट दिख जाएगा इन द क्रेडिट, ठीक है, विच इज़ हाउ मच, 84,100। तो 84,100 का प्रॉफिट दिखेगा। 1,06,600 की आपका क्या दिखने वाला है यहाँ पे, डेप। तो आप नेट करोगे 22,500 का इफेक्ट आ जाएगा डेबिट पे, किसके, PNL के। सो टू द स्टेटमेंट ऑफ PNL डेबिट हो जाएगा पूरे 8 साल। सो ये आपका क्वेश्चन है, टफ नहीं है, मुझे नहीं लगता इट्स अ टफ क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये इजीली हो सकता है। ये पूरा करने के बाद हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सो लेट्स टॉक अबाउट 20th क्वेश्चन जो आपका दिया है वो किस पर बेस दिया है, दिस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर शेड्यूल 3 एंड दे आर आस्किंग अस टू मेक व्हाट, बैलेंस शीट एंड PNL। एंड व्हाट यू फील, इज द क्वेश्चन टफ? Let me tell you the question is very simple. It's a question which is based on module, but the point is इसमें एक जो adjustment है मॉड्यूल में, उसके 2 क्वेश्चन हैं। कितने ही बच्चे उस एडजस्टमेंट को रट्टा मार लेते हैं और उनको लॉजिक समझ नहीं आता, और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने की बारी आती है तो फिर वो अटक जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि इस RTB के माध्यम से मैं आपको एडजस्टमेंट समझा देती हूँ ताकि आप कोई भी रटे नहीं, चीज़ों को समझ लें सिंपली। आ जाओ, वैसे तो हम क्वेश्चन भी पूरा डिस्कस कर रहे हैं। मेरी अप्रोच कहती है कि आपके पास ट्रायल बैलेंस है फुल, उसके बाद आपके पास एडिशनल इन्फो होती है, जस्ट अ मिनट। तो जो एडिशनल इन्फो होती है आप फटाक से उसको एक बार स्कैन करो और ऊपर ट्रायल बैलेंस में डॉट लगा दो ताकि एडजस्टमेंट कहाँ पे क्या है वो क्लियर रहे। अब जैसे मुझे पहले शेयर कैपिटल का दिख रहा है तो मैंने शेयर कैपिटल के पास डॉट लगा दिया। अगला मुझे दिख रहा है लैंड का रीवैल्यूएशन, तो मैंने लैंड के पास डॉट लगा दिया। अगला मुझे दिख रहा है फिर इक्विटी शेयर्स से रिलेटेड, तो मैंने वहाँ एक और डॉट लगा दिया, समझ रहे हो ना। फिर देखो चौथा मुझे दिख रहा है सस्पेंस से रिलेटेड कुछ है, मशीन से रिलेटेड कुछ है, अक्यूमुलेटेड डेप्थ से रिलेटेड कुछ है, तो मैंने सस्पेंस पे मार्क करा, मैंने मशीन पे मार्क करा, मैंने कहीं देखो अक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया है क्या, यस, प्रोविजन फॉर डेप्थ, और उधर कुछ उन्होंने कैश भी कहा है तो मार्क हम कैश भी कर दें और फिर समझते हैं। आगे बढ़ो, डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑन प्लांट एंड मशीन, तो प्लांट एंड मशीन पे मैंने एक और डॉट लगा दिया कि भाई वो डेप का भी एडजस्टमेंट आएगा, और प्रोविजन पे भी डाल दिया बिकॉज डेप अल्टीमेटली प्रोविजन से रूट होता है। फिर कह रहे हैं बैंक बैलेंस इतना कुछ, तो बैंक से रिलेटेड कुछ तो बात है, तो मैं बैंक चेकआउट करूँ, बैंक 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 बैंक, ये मार्क मैंने कर दिया और उसके बाद बात हो जाती है ख़त्म। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एवरी स्टूडेंट शुड डू कि आप डॉट 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 लगा लो, इट मेक्स इट वेरी ईजी, कोई भी एडजस्टमेंट मिस नहीं होता। अब आती है बात हमारे काम की, तो हमारा जाएगा सबसे पहले तो बैलेंस शीट, यू नो दैट। तो बैलेंस शीट में आपकी जो जो भी हेडिंग्स आनी है वो आप सारी फटाफट डाल लेते हो। अब मैं आपको एक एक का प्लेसमेंट चेक करा रही हूँ। लैंड की बात कर रहे हैं हम, सो लैंड विल गो वेयर, लैंड विल गो इन योर PPE, नोट नंबर 4, राइट। तो हम यहाँ पे नोट नंबर 4 लैंड आ गया विच इज़ 800, डॉट लगाया तो मैं एडजस्टमेंट साथ में कर देती हूँ। एडजस्टमेंट है ये 960 का हो रहा है, मतलब 160 बढ़ रहा है, जानते ही होगे तुम, लैंड बढ़ाएंगे और रीवैल्यूएशन रिजर्व बन जाएगा, तो वो तुम्हारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा 160 का। एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं, भूलना नहीं। अगला आ रहा है भाई कॉल्स एंड अरियर्स, क्या करते हैं इसका, शेयर कैपिटल के नोट पे माइनस, तो हमारे पास ये शेयर कैपिटल का नोट है, कॉल्स एंड अरियर्स यहाँ माइनस होता है, टिक लगा दिया। अगला आ रहा है कैश इन हैंड, कहाँ जाता है, कैश इन कैश इक्विवेलेंट में, तो ये मैंने कैश इन हैंड 2 टिक कर दिया। प्लांट मशीन में अभी छोड़ रही हूँ। ट्रेड रिसीबल पे आओ, ये तो अपने आप में ही हेड होता है, तो ट्रेड रिसीबल सीधे आ गया बेटा 120। अब आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, नोट में जाएगा,
कितना आ जाएगा शेयर कैपिटल 800, सॉरी 500। आगे डिबेंचर कितना है 300, तो 300 जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ये 300 और डन। फिर है जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा 150। फिर है पीएनएल, यहाँ जाएगा 75 रिजर्व एंड सरप्लस में, पिछले साल का बैलेंस है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 40 जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद इन्वेंट्री है, आँख खोलो और देखो कब की इन्वेंट्री दी है, ईयर एंड की बैलेंस शीट में जाती है ये सीधे, तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में 96 डाल दिया। कैश एट बैंक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, तो यहाँ पे कैश एट बैंक आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ तो कहा था, बैलेंस एट बैंक 5000 विथ अभय बैंक विच इज़ नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक, तो आपको विथ अदर्स और विथ शेड्यूल्ड बैंक में स्प्लिट करना होता है। जो शेड्यूल्ड नहीं है वो अलग लिखेंगे, और टोटल है 28, तो 5 अदर का है तो 23 आएगा, तो कुल मिला के बाहर आपका गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30 का, डन है। अब आता है पॉइंट तुम्हारा एडजस्टेड परचेजेस। बेटे एडजस्टेड परचेजेस जब भी आता है तो इसका मतलब इसमें ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग हो चुका है। तो एक आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड अलग हेडिंग होती है, चेंज इन इन्वेंट्री एक अलग हेडिंग होती है, बट जब एडजस्टेड परचेज आ रहा है इसका मतलब ये दोनों हेडिंग्स एक में ही केटर हो गई हैं। सो आपको चिंता कुछ करनी नहीं है, पीएनएल में सीधे डाल दीजिए आप परचेजेस या एडजस्टेड परचेजेस और कहानी को ख़त्म कर दीजिए। ओवर। जब भी आपको एडजस्टेड परचेज दिया जा रहा है तो दो चीज़ें इकट्ठा इसमें हो चुकी हैं, एक परचेज, दूसरा ओपनिंग क्लोजिंग का इफेक्ट, तो आपको फिर अलग से चेंज इन इन्वेंट्री को नहीं दिखाना होता। आई होप दैट्स मेकिंग सेंस। आगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग है, ये सारे के सारे टेस्ट में जाएंगे अदर एक्सपेंसेस के नोट में। सो हम नोट चेक करते हैं, लेट्स चेक दी नोट। ये 1 2 3 ये सारा हुआ ऐड, 150 हुआ और ये पहुंचा पीएनएल में 150। आगे डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आता है, तो फाइनेंस कॉस्ट ये आ जाएगा। सेल्स की बात करें अगर हम, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, हो गया। ट्रेड पेबल अपने आप में एक हेड है, सीधे आ जाएगा 30। प्रोविजन फॉर डेट बाद में देखेंगे, सस्पेंस बाद में देखेंगे। अब इसके अलावा तो पूरा हो चुका। तो एग्ज़ाम में मैम ये क्वेश्चन आता है तो क्या हम इतने ही इजीली कर पाते हैं? तो सच्चाई अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं हो पाता बच्चों के साथ। और वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मैंने तो टिक मार्क करके किया, या मैं लिख के भी करूँगी तो मेरी बहुत प्रैक्टिस है तो मैं स्पीड में कर लूँगी। बट आप लोगों की भी ना वो लिखित इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जैक्टली मॉड्यूल कैटेगरी का क्वेश्चन है और एग्जाम में अगर आ जाता है तो तुमने पहले से कम 3 से 4 बार मॉड्यूल के क्वेश्चंस करे हुए हों, जिससे कि तुम ऐसे क्वेश्चन को लाइक 12-15 मिनट में निपटा पाओ। ऐसा आया ना तो आई एम टेलिंग यू, मार्क माई वर्ड्स, 14 मार्क्स से कम मुझे नहीं लगता आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि बैलेंस शीट भी है, पीएनएल भी है। अब 14 का आ रहा है और तुम इसको अगर 15 मिनट में भी करते हो, 20 में भी करते हो, 20 मिनट्स भी लगा देते हो तो भी ठीक है। बट सिर्फ लिखना ही तो है ना यार, हेड सब हेड, बट बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है। एंड आई रियली फील वेरी सैड, रियली वेरी सैड उन सारे बच्चों के लिए। देखो कॉन्सेप्ट इज़ वन थिंग, बट सेकेंड होती है प्रैक्टिस। एंड देर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन अकाउंट्स जिनको अगर आप स्पीड इन्हांस कर लो और लिख लिख के खूब प्रैक्टिस करो तो यार डेटा कॉपी भरी तो करना है ना यार, सही हेड सब हेड। अब आप लिखते भी बहुत धीरे हो तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए प्लीज़ जस्ट चेक तुम्हारी स्पीड बढ़िया हो, और अगर वो नहीं है तो यू हैव टू राइट एंड डू। मैंने कैसे अपने को अकाउंट्स अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए उसके लिए सेपरेट शॉर्ट्स बना के डाले हुए हैं, रील्स बना के डाले हुए हैं, उनको चेकआउट करो। मेरे इंस्टाग्राम पे भी डाले हुए हैं, यूट्यूब चैनल पे भी डाले हुए हैं, उनको देखो ताकि तुम्हें समझ आए वे यू आर लैगिंग एंड व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रोवाइज, राइट। चलिए, सो ये हमारा हो चुका। अब हमें वो एडजस्टमेंट देखना है, तो अब उस एडजस्टमेंट को हम अच्छे से देख लें, अच्छे से समझें, ठीक है। तो पढ़ेंगे उस एडजस्टमेंट को आप मेरे साथ। बोल रहे हैं सस्पेंस अकाउंट 10,000 का रिप्रेजेंट्स कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सम ऑफ द मशीन ऑन फर्स्ट। और सस्पेंस दिख रहा है क्रेडिट में। क्रेडिट में दिखने का मतलब एंट्री के अंदर क्रेडिट इफेक्ट मिसिंग रहा। कैश तो दिखाई देते हैं, आपने बचपन से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा है तो जनरली यही माना जाता है कैश में प्रॉब्लम नहीं आई। तो कैश रिसीव्ड 10,000
और सस्पेंस 10, ऐसा मीनिंग है इसका। बच्चे सबसे पहले तो यही गलत समझते हैं, परसीव सही नहीं कर पाते। तो क्रेडिट में मिसिंग था, तभी तो ये क्रेडिट में आ रहा है। डेबिट इफेक्ट आ चुका था, क्रेडिट एलिमेंट मिसिंग था, तो सस्पेंस क्रेडिट में है। अब मैं बात करूँ तो ये 10 का एसेट बेचा जिसकी कॉस्ट 24 थी और अक्यूमुलेटेड डेप उसका 20 था। तो अगर मैं इसकी सही एंट्री की बात करूँ, करेक्ट एंट्री, तो क्या बननी थी? तो करेक्ट एंट्री बननी थी कैश अकाउंट डेबिट, 10 का बेचा तो 10। अब मशीन गई तो मशीन क्रेडिट होनी थी 24 से, और मशीन गई तो उसका रिस्पेक्ट का डेप भी गया, तो अक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप डेबिट होना था 20 से। मैम ये क्या हो रहा है, ये आपको समझ आना चाहिए। जब आपका अक्यूमुलेटेड डेप मेथड चलता है, जो फाउंडेशन में और 11th में हम पढ़ते हैं, तब आपका एसेट दिखता है कॉस्ट पे। किस पे? कॉस्ट पे। और पैरेलली अक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप, मतलब जितना भी आज तक डेप चल रहा है वो दिखता है और उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और मशीन का एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो जब वो एसेट बिक जा रहा है तो अब मशीन का एग्जिस्टेंस हट रही है, तो ये क्रेडिट हो जाना है। और जब वो बिकी जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी डेप लगा है आज तक, अक्यूमुलेटेड डेप में जो दिख रहा है, अब वो एसेट ही बिक गया है, तो आप उसका डेप क्यों अपने पास अक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट में दिखा के चल रहे हो? तो ये भी क्लोज होगा। तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है जो कि क्लोज करने के लिए हम डेबिट करेंगे। तो उस मशीन का जो बिक रही है उसका डेबिट करके अक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट कम कर दिया, और जो मशीन बिक रही है उसका मशीन अकाउंट क्रेडिट करके उसका इफेक्ट हटा दिया। अब मेंटली सोचो, 24 की उसकी कॉस्ट थी, 20 डेप लग चुका था आज तक, वो बचा कितना था? वो बचा था 4। कितना बचा था? 4। और वो बिकी कितने की? 10 की। सो दैट मीन्स देयर इज़ अ गेन ऑफ 6000। तो इस एंट्री में आना है टू गेन 6000। तो दिस इज़ द राइट एंट्री जो होनी थी, राइट, एंड दिस इज़ द रॉन्ग जो हो गई, एंड दिस वॉज द राइट जो होनी थी। नाउ प्लीज़ लुक, कैश डेबिट हुआ है और कैश ही डेबिट होना था, तो देयर इज़ नो मिस्टेक इन कैश। अब आती है बात, क्या करना है? अक्यूमुलेटेड डेप 20 से करना है कम, 20 से कम। तो जो ये तुम्हारा प्रोविजन फॉर डेप है 150, 20 से कम होगा। नाउ जस्ट हैव अ लुक, हैव अ लुक। ये गए हम, ये आपका अक्यूमुलेटेड डेप है 150, 20 से होगा कम। उसके बाद मशीन को हमें करना है 24 से कम, तो ये आपका प्लांट एंड मशीन है 24 से कम। दो इफेक्ट करा दिए। गेन मतलब इनकम, कहाँ जाएगा? P&L के क्रेडिट में, मतलब इनकम में बेसिकली। तो ये देख लो, अदर इनकम, ये दिख रहा है 6। नोट नंबर 6, आई विल शो दैट नोट। अदर इनकम प्रॉफिट ऑन सेल कितने का आ गया? ये 6। तो आई होप आप समझ गए हो। ये एक इफेक्ट डलना रह गया था, दूसरा रह गया था, तीसरा रह गया था, ये सब इफेक्ट डाल दिए। समझ गए? अब मैम सस्पेंस का क्या होगा? तो यार फाउंडेशन के दिन वापस लाते हैं अपन। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहे हैं, तो ये क्या है? करेक्ट। ये क्या था? रॉन्ग। अब रेक्टिफाई करोगे तो हाउ विल यू रेक्टिफाई? तो एंट्री आएगी सस्पेंस 10,000 से, जिसको डेबिट होना था अक्यूमुलेटेड डेप, वो डेबिट करोगे 20 से। जिसको क्रेडिट होना था टू मशीन, उसको क्रेडिट करोगे 24 से। जिसको क्रेडिट होना था टू गेन, उसको क्रेडिट करोगे 6 से। ऐसे ही जब रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर रहे हो तो जो तुम्हारा सस्पेंस है उसका अकाउंट तो क्लोज हो गया, और उसकी जगह जितनी चीज़ों का इफेक्ट आना रह गया था, नेट में देखो क्रेडिट कितने से? 30, डेबिट कितने से? 20, तो मतलब 10 से इसका इफेक्ट आ गया। सस्पेंस क्रेडिट में 10 का इफेक्ट लेना रह गया था। अब हमें पता पड़ गया गलती क्या है, तो सस्पेंस डेबिट हो जा रहा है और ये चीज़ें नेट 10 का क्रेडिट इफेक्ट दे रही है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि अगर कोई और से सुने तो बन जाएगा। अब बेस बहुत हिला है तो प्रॉब्लम है। चाहो तो इसको देखो, तुम तो यार अपने फ़ोन से या लैपटॉप से या आईपैड टैबलेट से ज्वाइन होगे, बैक कर लेना कॉन्सेप्ट को ना, एक बार फिर से सुन लेना, और चाहो तो इसको अपनी कॉपी में जहाँ इस टाइप का क्वेश्चन क्या है वो नोट कर लेना। सो इट कैन बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अब इसके बाद बस बैलेंसिंग करेंगे। पहले P&L की प्रॉफिट निकालेंगे, बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में वो प्रॉफिट जोड़ेंगे और बैलेंस शीट टैली कर देंगे। तो मैं अब तुम्हारे साथ बचा हुआ जो क्वेश्चन था थियोरी वाला, जो मैंने वादा किया था, हम वो कर लेते हैं।
और फिर हमारी आठवीं का डिस्कशन हो जाएगा क्लोज। साथ में कर लोगे ना तो बेटर है, याद रह जाती है बात डिस्कशन की, और ख़ुद बैठ के करोगे तो याद करते रह जाओगे और फिर शायद फिर भूल जाओ। क्वेश्चन ने क्या चाहा, क्या चाहा, 1 मिनट, नंबर क्या है क्वेश्चन 4। गिव मी अ मिनट, क्वेश्चन ही है तो आंसर परफेक्ट। सो क्वेश्चन बोल रहा है एज पर द revised scheme effective from accounting period commencing on or after 1st April 2024 क्लासिफाई करूँ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी या नॉन कंपनी एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब जो कंपनी नहीं है लेकिन उन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, उनका क्लासिफिकेशन बता दो। क्लासिफिकेशन नॉट अ कंपनी, नॉन कंपनी है, उनका क्लासिफिकेशन बता दो जिन पे एएस की एप्लीकेशन है। अब आप यहाँ देख लीजिए हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। कह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन कंपनी एंटिटीज़ आर एंटाइटल्ड इनटू 2 कैटेगरीज। एक है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, दूसरी है लार्ज एंटिटीज़। तो इन्होंने डिफाइन एमएसएमई को किया है और जो बची कुची हैं वो लार्ज हैं। अब एमएसएमई में आइए क्या है, कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज़, मतलब शेयर्स या डिवेंचर्स आर नॉट लिस्टेड, तभी आप छोटे हो गए, नॉट लिस्टेड, या फिर दे आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड, छोटे हैं। नॉट लिस्टेड आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड। नंबर 2, अपने आप में वो बैंक नहीं है, दे आर नॉट बैंक। नंबर 3, उनका जो टर्नओवर है, टर्नओवर अदर इनकम की बात नहीं, अदर इनकम नहीं, टर्नओवर, उनका सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उनका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ 250 करोड़ पिछले साल का, इससे ऊपर ना हो, 250 करोड़ के नीचे हो, नीचे। चौथा, जिनकी बोरोइंग 50 करोड़ के ऊपर ना हो, उसके नीचे हो, उसके नीचे। सारी कंडीशन पूरी होनी है, सारी, तभी एमएसएमई होता है। क्या क्या नहीं हो, क्या क्या नहीं हो, लिस्टेड ना हो, लिस्टिंग भी ना हो रही हो, बैंक नहीं हो, 250 करोड़ के ऊपर पिछले साल टर्नओवर नहीं हो, 50 करोड़ के ऊपर उनका लोन ना हो, विच इज़ नॉट अ होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ एन एंटिटी विच इज़ नॉट एमएसएमई। मतलब नॉट एमएसएमई मतलब दे आर लार्ज, तो बड़ी कंपनी कि ये होल्डिंग सब्सिडरी ना हो। अगर कहीं से इनडायरेक्ट रिलेशन भी हो रहा है तो इसका मतलब ये बड़ी कंपनी हो जाएगी ना। तो ऐसे पूरे पॉइंट होते हैं पूरे, तो एमएसएमई ये है। आप कह रहे हैं लार्ज एंटिटी वो है जो एमएसएमई नहीं है, लार्ज वो है जो एमएसएमई नहीं है। तो ये आपको 2 बात बतानी है। द टर्म स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एसएमई बोलो या एमएसएमई बोलो, दे आर वन एंड द सेम, इंटरचेंजेबल है, तो चिंता नहीं करना है। फर्दर लेवल 2 एंटरप्राइज नाम सुनो, 3 सुनो, 4 सुनो, 2, 3, 4, ये सारे के सारे एमएसएमई हैं। वेयर एज अगर 1 सुनो, 1 तो वो लार्ज होती है, 1 है तो वो लार्ज है। और लार्ज कौन है, जो एमएसएमई नहीं है। और एमएसएमई कौन है, जिनकी 5 पॉइंट की कंडीशन पूरी हो रही हो। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है टू राइट 4 मार्क्स के आसपास में, मैंने साथ ही में बोल के याद करा दिया। आई होप ये आरटीपी का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर रहा तो आप अपना कमेंट लिख सकते हैं और मुझे अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। किसी तरीके से कोई और तुमको हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो यू कैन लेट मी नो। दूसरी बात, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड तीसरी बात, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक and subscribe to our channel. Thank you so much. All the very best everyone. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।